नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम राजस्थान का इतिहास गोल्डन पेपर नंबर 7 हल करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न संपूर्ण इतिहास के सिलेबस से। संपूर्ण तो नहीं, इसमें मैंने कुछ विशेष प्रश्न शामिल किए हैं, मतलब कुछ विशेष टॉपिक को ज़्यादा सम्मिलित किया है क्योंकि वहाँ से आपने थोड़े कम प्रश्न हल कर रखे हैं। तो बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला पेपर है सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और साथ ही रीट मेंस एग्जाम 2023 लेवल 1 प्लस लेवल 2 जो लेवल 2 हेतु जो एग्जाम है उसके लिए। जैसा कि आप सभी को पता होगा साथियों कि रीट मेंस एग्जाम 2023 पहले 4-5 फरवरी को आयोजित होने वाला था, लेकिन उसमें मतलब थोड़ा चेंजेस किया गया है। तो सुनाई में आ रहा है कि फरवरी के लास्ट वीक में 25, 26, 27, 28, 25 से 28 फरवरी के बीच में आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। और इसी संबंध में कल यहाँ पर न्यूज आई थी कि भाई विज्ञप्ति 1-2 दिन में जारी हो जाएगी। तो निश्चित रूप से 1-2 दिन में विज्ञप्ति जारी हो सकती है, हो सकता है आज ही विज्ञप्ति आ जाए आपके। तो लगातार आपको तैयारी करना है। यूँ मान लीजिए फरवरी के 25 दिन मान के चलो, जनवरी पूरी मान के चलो और 15 दिन ये मान के चलो साथियों। तो 15, 25, 40 मतलब 30, 70 दिन अब आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप चाहो तो इन 70 दिनों में अपनी किस्मत को पूरी तरह से बदल सकते हो। लगातार तैयारी बशर्ते आपको करनी होगी। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, प्रश्न संख्या 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको कथन देखना है। पहला है आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। दूसरा है ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। तीसरा है धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। और चौथा है यहाँ से काले रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृतियां उकेरी गई है। ये 4 कथन हैं साथियों आहड़ सभ्यता से संबंधित। अब आपको ये देखना है कि इनमें से सत्य कौन कौन से हैं। क्या चारों सत्य है, 3 है, 2 है, 1 है तो कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है ए सी डी सही है। दूसरा है बी और डी सही है। तीसरा है ए और बी सही है और चौथा है ए बी सी सही है। तो इनमें से जो आपको सही आंसर लग रहा है उसका चयन प्रश्न संख्या 1 में करना है। साथियों, पहले प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। देखिएगा, अगर हम बात करें तो आहड़ सभ्यता के बारे में, ताम्रयुगीन सभ्यता थी, बिल्कुल तांबा गलाना ये जानते थे साथियों। तो ए सही है। ए सही है मतलब ए किसमें नहीं दे रखा है, इसमें दूसरे वाले में, तो ये गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है साथियों, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। ऐसा नहीं है, ये लोग चावल से तो परिचित थे, तो ये गलत हो गया। बी किसमें दे रखा है साथियों, तो बी इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी। अर्थात आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, पहला विकल्प सही रहेगा। ए सी और डी सही है, यहाँ पर बी सही नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर डी वाला कथन भी सही है, सी वाला कथन भी सही है और ए वाला कथन भी सही है। तो इसलिए आपके प्रश्न संख्या 1 में पहला विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न देखिएगा, इनमें से शिलालेख या प्रशस्ति और उनके वर्ष के सही जोड़े कौन से हैं। विकल्पों को देखिएगा। पहला विकल्प है अचलेश्वर शिलालेख 1285, दिलवाड़ा शिलालेख 1216, कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460। अब देखिएगा, पहला विकल्प कह रहा है कि 1, 2, 3 तीनों ही सही है। दूसरा विकल्प कह रहा है केवल 1 और 3 सही है। तीसरा कह रहा है कि केवल 2 और 3 सही है और चौथा कह रहा है कि केवल 1, 2 सही है। तो इनमें से दूसरे प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों। प्रश्न संख्या 2 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा। दूसरे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 2 में जो आपके सही उत्तर है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो दिलवाड़ा शिलालेख की ये तिथि गलत दे रखी है, अचलेश्वर शिलालेख की भी तिथि सही है और कुंभलगढ़ प्रशस्ति की भी जो तिथि है वो सही है। तो आपके दूसरे प्रश्न में दूसरा विकल्प मतलब बी वाला सही आंसर है। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 को देखने से पहले बता दूं कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों से यूट्यूब पर मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था। इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूं साथियों। वीडियो नहीं डालने का कारण सिर्फ एक ही, मैंने पहले भी बताया था कि बच्चे की तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही थी। अब ठीक है, लेकिन जाँचें वगैरह करवाई तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया और मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया। तो इसके लिए सिर्फ यही कारण है और कोई भी कारण नहीं है वीडियो नहीं डालने का। आप निश्चिंत रहिएगा, बिल्कुल रेगुलर आपके वीडियो आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रश्न 3 है, सागरमल गोपा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकें लिखी।
दूसरा है बी वाला, सागरमल गोपा पर राजद्रोह का मामला लगाकर 4 वर्ष की कठोर सजा सुनाई। तीसरा है सागरमल गोपा की मृत्यु 1 अप्रैल 1946 ईस्वी को हुई। और चौथा है सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। तो ये 4 कथन है किससे संबंधित साथियों, सागरमल गोपा से संबंधित। अब इनमें से आपको ये देखना है कि सही कौन से है। केवल बी सी डी सही है, केवल सी डी सही है, ए व डी सही है और ए सी डी सही है। तो साथियों अच्छे से एक बार विकल्पों को देख लीजिए, टाइम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े मतलब आप स्पेशल प्रश्न इनको मान सकते हो। हालांकि ऐसे एग्जाम में प्रश्न आपको ऐसे प्रश्न 150 में से ज्यादा 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। तो देखो तीसरे प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 3 में इन कथनों पर विचार कीजिए और ये आपके 4 ऑप्शन। तो इनमें से जो विकल्प आपको सही लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न 3 में करना है। साथियों तीसरे प्रश्न का सही आंसर देखते हैं। देखो पहला विकल्प क्या कह रहा है कि सागरमल गोपा ने आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज और रघुनाथ सिंह का मुकदमा जैसी पुस्तकें लिखी। सही कथन है। तो दूसरा कह रहा है सागरमल गोपा पर राजद्रोह का मामला लगाकर 4 वर्ष की कठोर सजा सुनवाई। जी नहीं, 4 वर्ष की नहीं बल्कि 6 वर्ष की कठोर सजा इनको सुनाई थी। तो ये क्या हो गया, बी वाला गलत। तीसरा कह रहा है सागरमल गोपा की मृत्यु 1 अप्रैल 1946 को हुई। देखो अप्रैल 1946 को हुई, लेकिन 1 अप्रैल 1946 को नहीं, शायद 3 या 4 अप्रैल, 3/4, थोड़ा सा इसमें मेरा कंफ्यूजन हो गया, 3 या 4 अप्रैल 1946 को इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब 1 अप्रैल को तो नहीं हुआ, तो ये भी गलत। चौथा है सागरमल गोपा की मृत्यु की जांच हेतु गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया। देखो सागरमल गोपा पर मिट्टी का तेल छिड़ककर साथियों इनको जिंदा जला दिया गया था, तो इसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उसका नाम क्या है, गोपाल स्वरूप पाठक आयोग। मतलब ये भी सही है, ए और डी सही है। तो ए और डी कहां पर दे रखा है, आपके तीसरे विकल्प में दे रखा है। प्रश्न संख्या 3 में आपके तीसरा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा यहाँ पर पहला, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा, मतलब ए और डी बिल्कुल आपके तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है आपके, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के संबंध में असत्य कथन है। 17 नवंबर 1913 को हुआ, बांसवाड़ा में यह नरसंहार हुआ था। इसको राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है और लगभग 1300 भील इसमें शहीद हुए थे। तो इनमें से मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड के संबंध में जो कथन आपको असत्य लग रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 4 में करना है। और साथियों चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या रहेगा, आपके विकल्प नंबर 4, क्योंकि यह कह रहा है कि लगभग 1300 भील इसमें शहीद हुए थे। जी नहीं, 1300 भील नहीं, इसमें लगभग 1500 भील शहीद हुए थे। किसमें, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड में। कहाँ हुआ था, बांसवाड़ा में। कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 को। क्या कहा जाता है इसको, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको कहा जाता है। तो ओनली फोर्थ विकल्प जो है यह असत्य कथन है। असत्य कथन पूछा था तो फोर्थ विकल्प ही आपके प्रश्न 4 का सही आंसर है। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, इनमें से किस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है। आबानेरी से, किराड़ू से, नोह से और बेराट से। तो इनमें से जिस स्थल से जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है उस स्थल का चयन आपको प्रश्न 5 में करना है। साथियों 5वें प्रश्न का उत्तर कौन सा रहेगा। देखिए ऐप पर भी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि 149 वाले कोर्स में एक टेस्ट डल रहा है। राजस्थान अध्ययन का भी खैर एक तो आ ही रहा था। अब ये तो देखो ये टेस्ट इसलिए आ जाता है क्योंकि टाइपिंग कोई और करते हैं ना, तो वो चीज़ें हो सकती है साथियों, उनको क्वेश्चन बता रखे, लेकिन वीडियो तो मैं ही बनाता हूँ ना, तो इस वजह से यूट्यूब पे वीडियो नहीं आए थे। और कोई बात नहीं है, रेगुलर यहाँ पर 149 में भी 2 टेस्ट अपलोड होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सब्जेक्ट के टेस्ट मैंने अभी चला रखे। सब्जेक्ट के जो आपके टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक को हम एक साथ अब कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। थोड़ा मतलब 2-3 चीज़ों को हम एक साथ सम्मिलित करके उसके 40-50 क्वेश्चन बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो एप्लीकेशन है उस पर जो 149 वाला कोर्स है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और बाकी राजस्थान अध्ययन की मैं बात करूँ तो भाई राजस्थान की कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं की जो किताबें हैं, अभी आपके जो किताबें चल रही है, शायद ये आपके नवीन सत्र की नहीं है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। राजस्थान अध्ययन की कक्षा 6 से 12 तक की जितनी भी किताबें हैं समस्त कंप्लीट करेंगे। कक्षा 9वीं 10वीं की नवीन को भी कंप्लीट करेंगे और जो पुरानी किताबें हैं उनको भी कंप्लीट करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6, 7, 8, 9, 10 का फोल्डर बना रखा है मैंने 99 वाली सीरीज में। अब वहां पर आपको इसके अलावा फिर मैं लिख दूंगा कक्षा 9 ये नवीन है, कक्षा 9 ये प्राचीन है, ठीक है ना। प्राचीन मतलब पुरानी है, प्राचीन तो नहीं कह सकते हो आप उसको,
तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐप डाउनलोड लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दे दिया है साथियों, वहां से आप ऐप को डाउनलोड करके और इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। प्रश्न 5 का सही आंसर है आपके जो जाग बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है वो नौ से हुई है। नौ कहाँ पर? भरतपुर में, ठीक है ना। नौ सभ्यता का नाम सुना होगा आपने, कहाँ पड़ती है ये? भरतपुर में। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न 5 का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ेंगे। छठा प्रश्न देख लेते हैं, देखिएगा प्रश्न नंबर 6 को। मैक मोशन का शव किस युद्ध के बाद आवा दुर्ग के बाहर टांग दिया गया था? बिथोड़ा के युद्ध के बाद, चेलावास के युद्ध के बाद, बांगड़ के युद्ध के बाद और कुआड़ा के युद्ध के बाद। तो इनमें से नाम सुना होगा, पॉलिटिकल एजेंट था ये। मैक मोशन पॉलिटिकल एजेंट था साथियों, और इसके शव को जिस युद्ध के बाद आवा दुर्ग के बाहर टांग दिया गया था उस युद्ध का नाम आपको प्रश्न संख्या 6 में बताना है साथियों। छठे प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं, तो आपके जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर 2। चेलावास का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद में मैक मोशन का शव कहाँ टांग दिया गया था? आवा दुर्ग के बाद। इस चेलावास के युद्ध को ही गोरे कालो का युद्ध भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे कालो का युद्ध भी इसको कहा जाता है साथियों। विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। देखो आवा वही है, कुशाल सिंह चंपावत, याद आया कुछ? चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। सेकंड विकल्प छठे प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 7 को देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7 है, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? केसरी सिंह बारहट ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, हरविलास शारदा ने और ठाकुर गोपाल सिंह खारवा ने। तो इनमें से जिसके द्वारा परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई उनका नाम आपको प्रश्न संख्या 7 में बताना है। और मित्रों 7वें प्रश्न का कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? परोपकारिणी सभा की जो स्थापना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा की गई थी। सेकंड विकल्प 7वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 8वां प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके, नैनोराम शर्मा व अबिन हरि का संबंध किस प्रजामंडल से था? कोटा प्रजामंडल से, शाहपुरा प्रजामंडल से, सिरोही प्रजामंडल से और कुशलगढ़ प्रजामंडल से। तो मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाया था, जब राजस्थान के प्रजामंडल हमने पढ़े थे तो मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से बताया था नैनोराम शर्मा और अबिन हरि के बारे में। साथियों इन दोनों का ही संबंध राजस्थान में कौन से प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से है भाई। कौन से प्रजामंडल से है? कोटा प्रजामंडल से है। इनके द्वारा ही कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। 8वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 9वां प्रश्न देख लेते हैं। अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा साथियों। प्रश्न नंबर 9 है आपके, ना हाकिम ना हुक्म का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भगत आंदोलन से, एकी आंदोलन से, मीणा आंदोलन से और लसाड़िया आंदोलन से। तो एक नारा दिया गया था, ना हाकिम ना हुक्म। क्या नारा दिया गया था? ना हाकिम ना हुक्म। और ये जो नारा दिया गया था कौन से आंदोलन से संबंधित है? ये नारा आपको प्रश्न 9 में बताना है साथियों। 9वें प्रश्न का सही आंसर देख लेते हैं। देखिए, ना हाकिम ना हुक्म का नारा एक ही आंदोलन से संबंधित है। कौन से आंदोलन में दिया गया था यह नारा? एक ही आंदोलन में। सेकंड विकल्प 9वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 10 को, इनमें से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? बेराट सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, ईसवाल सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता। 10वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा मित्रों। प्रश्न संख्या 10 में कौन सा विकल्प आपको सही लग रहा है? 10वें प्रश्न की बात की जा रही है। तो भाई जिस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महत्व की किलेबंदी, विकसित भी है और सामरिक महत्व मतलब उस समय का, ठीक है ना, उस समय का सामरिक महत्व यहाँ का रहा होगा साथियों। तो ये जो अवशेष प्राप्त हुए हैं ये कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है साथियों? हनुमानगढ़ में है। विकल्प नंबर आपका 2 10वें प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ेंगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, 1858 ये टाइपिंग मिस्टेक हुई है, 1857 है ये। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी कौन सी थी? नीमच छावनी थी, खेरवाड़ा छावनी थी, एरिनपुरा छावनी थी और नसीराबाद छावनी थी। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था तब की बात पूछी जा रही है साथियों। तो उस समय राजस्थान की सबसे बड़ी छावनी इनमें से कौन सी थी? 11वें प्रश्न का सही आंसर बताइए, कौन सा विकल्प सही लग रहा है आपको? 11वें प्रश्न का उत्तर देखते हैं मित्रों।
प्रश्न संख्या 11 में जो आपके सही उत्तर है वो कौन सा रहेगा मित्रों? प्रश्न संख्या 11 में विकल्प नंबर आपका जो 4 है, कौन सा 11वें प्रश्न का जो सही आंसर है वो कौन सा रहेगा? आपके विकल्प नंबर 4 सही रहेगा। अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो जो नसीराबाद छावनी थी ये सबसे बड़ी छावनी थी, कहाँ? अजमेर में। जबकि अगर हम बात करें साथियों राजस्थान में 1857 के संग्राम के समय सबसे छोटी छावनी की, तो वो थी आपके देवली। कौन सी छावनी साथियों? देवली, जो कहाँ पर पड़ती थी? टोंक में पड़ती थी। ठीक है ना। 11वें प्रश्न में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 12 को। घोसुंडी का शिलालेख स्थित है 12 में, चित्तौड़गढ़ में, भीलवाड़ा में और अजमेर में। तो इनमें से जहां पर घोसुंडी का शिलालेख स्थित है उसका चयन आपको प्रश्न 12 में करना है। साथियों 12वें प्रश्न का सही उत्तर देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 का सही आंसर रहेगा विकल्प नंबर कौन सा? दूसरा। बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में ही, कहां पर? चित्तौड़गढ़ में ही घोसुंडी का शिलालेख स्थित है। सेकंड विकल्प प्रश्न 12 का सही उत्तर है मित्रों। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13वें प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या पूछ रहा है? मारवाड़ में जन जागृति व राजनीतिक चेतना लाने वाले थे डॉक्टर जय नारायण व्यास, भंवरलाल सर्राफ, अभयमल जैन और अचलेश्वर प्रसाद। तो इनमें से जिसके द्वारा मारवाड़ में जन जागृति व राजनीतिक चेतना लाई गई थी उसका नाम आपको प्रश्न 13 में बताना है। मित्रों 13वें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे? देखो अगर कोई प्रश्न नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है कि प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करना है, क्योंकि प्रश्नों को छोड़ने की आदत आपको डालनी पड़ेगी। मैं हर वीडियो में यह बात बताता हूँ और इसलिए बताता हूँ क्योंकि आप इतनी ज्यादा रिस्क उठा लेते हो और आपकी यही आदत आपको एग्जाम में डुबा लेगी। भाई याद रखना इस चीज को, एग्जाम आने वाला है, यह आदत आपको डुबा सकती है। आपको बहुत अच्छी तैयारी होने के बावजूद भी नेगेटिव मार्किंग आपको पीछे ले आ सकती है। इसीलिए रिस्क हर जगह मत उठाया करो। जहाँ बिल्कुल समझ में ही नहीं आ रहा है उस चीज को छोड़ सकते हो आप। 13वें प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। आपके प्रश्न 13 में सही उत्तर है साथियों, मारवाड़ में जनजागृति व राजनीतिक चेतना लाने वाले कौन थे? डॉक्टर जय नारायण व्यास थे। विकल्प 1 आपके 13वें प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा 14वें प्रश्न को। बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना किसको माना जाता है? कांगड़ कांड को माना जाता है, दुधवा खारा आंदोलन को माना जाता है, नीमूचना कांड को माना जाता है या डाबी गांव हत्याकांड को माना जाता है? 14वें प्रश्न का सही उत्तर बताइए मित्रों। आपको यहाँ पर इनमें से कौन सा विकल्प सही लग रहा है? जो कि कह रहा है, प्रश्न क्या पूछ रहा है? बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना, बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना आपसे पूछ रहा है। और 14वें प्रश्न का सही उत्तर देखें तो आपके विकल्प नंबर जो 1 है साथियों, कांगड़ कांड। कौन सा? कांगड़ कांड जो है इसी को बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना माना जाता है। प्रथम विकल्प आपके प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा। बाकी यहाँ पर दुधवा खारा आंदोलन, नीमूचना कांड, डाबी गांव हत्याकांड, भाई ये तो बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित ही नहीं है। दुधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है, लेकिन ये तो पहले हो गया था, कांगड़ कांड इसके बाद में हुआ था। तो इसी वजह से आपके प्रश्न संख्या 14 में प्रथम विकल्प ही सही माना जाएगा। प्रश्न 15 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। 15वां प्रश्न देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 15 को। 1857 की क्रांति के समय रियासत व शासक से संबंधित बेमेल कथन कौन सा है? भरतपुर जसवंत सिंह प्रथम, कोटा राम सिंह द्वितीय, मारवाड़ स्वरूप सिंह और जयपुर सवाई राम सिंह द्वितीय। तो प्रश्न 15 में देखो आपने देखा होगा कि ये जो आज का टेस्ट है इसमें मैंने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें से राजस्थान के किसान आंदोलन है, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन है, 1857 की क्रांति है। साथियों इन चीजों में से मैंने ज्यादा क्वेश्चन ऐड इसी वजह से किए हैं क्योंकि यहाँ से आप चीजों को कम पढ़ते हो और क्वेश्चन यहाँ से 100% बनते हैं, तो इसी वजह से मैंने ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर ऐड किए हैं। प्रश्न 15 का सही आंसर देखें तो आपके जो विकल्प नंबर 3 है, मारवाड़ का शासक 1857 की क्रांति के समय स्वरूप सिंह नहीं था। ठीक है ना, क्योंकि मारवाड़ का शासक था तख्त सिंह और मेवाड़ का था स्वरूप सिंह। बाकी यहाँ पर भरतपुर का शासक कौन? जसवंत सिंह प्रथम और जयपुर का शासक कौन? सवाई राम सिंह द्वितीय। ठीक है, कोटा के भी कौन? राम सिंह द्वितीय और जयपुर के सवाई राम सिंह द्वितीय। मारवाड़ का स्वरूप सिंह नहीं बल्कि तख्त सिंह। तो आपके विकल्प नंबर जो 3 है प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है साथियों।
याद रख लोगे ना, बिल्कुल। मारवाड़ के तो कौन थे? तख्त सिंह थे। और मेवाड़ के कौन थे? स्वरूप सिंह। तो यहाँ ये मारवाड़ के स्वरूप सिंह गलत दे रखा है ना, तो इसी वजह से 15वें प्रश्न में आपके थर्ड विकल्प आंसर होगा। प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे साथियों। 16वां प्रश्न देख लेते हैं। अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं मोहनजोदड़ो से, चहुंदरो से, लोथल से और कालीबंगा से। तो इनमें से जहां से अग्निकुंडों के साक्ष्य मिले हैं उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 16 में करना है। साथियों 16वें प्रश्न में कौन से विकल्प पे जाओगे? अग्निकुंडों के साक्ष्य इनमें से कहां से प्राप्त हुए हैं? अवशेष, ठीक है ना। तो राइट आंसर देखें 16वें प्रश्न का, कौन सा विकल्प सही रहेगा आपके? विकल्प नंबर 4, बिल्कुल कालीबंगा, जो हनुमानगढ़ मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, पढ़ा भी रखा है इसको बिल्कुल। यहीं से अग्निकुंडों के साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। विकल्प नंबर 4 आपके 16वें प्रश्न में सही है। प्रश्न संख्या 17 की ओर बढ़ते हैं। देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 17 को। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तारकेश्वर शर्मा ने, नाथूलाल जैन ने, विजय सिंह पथिक ने और दुर्गादास चौधरी ने। तो इनमें से जिसके द्वारा समाचार पत्र का नाम क्या है? राजस्थान केसरी। पढ़ा होगा, जरूर पढ़ा होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बिल्कुल जो आप सोच रहे हो वही इसका आंसर है। क्या सोच रहे हो आप? विजय सिंह पथिक, इसी के बारे में सोचा था ना? किनके बारे में सोचा था? विजय सिंह पथिक जी के बारे में। बिल्कुल, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन इनके द्वारा ही प्रकाशित है, मतलब आरंभ शुरुआत इनके द्वारा ही की गई थी साथियों। विकल्प 3 आपके प्रश्न 17 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 18 की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा प्रश्न नंबर 18 को। आपके प्रश्न नंबर 18 है, दधीची जैसा त्याग और दृढ़ता लेकर जन्मे थे और उसी दृढ़ता से उन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया। सुंदरलाल ने ये कथन किसके संबंध में कहे थे? विकल्प है अब आपके सामने। अर्जुन लाल सेठी के संबंध में, जमनालाल बजाज के संबंध में, हीरालाल शास्त्री के संबंध में और डॉक्टर जयनारायण व्यास के संबंध में। 18वें प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा साथियों। कौन सा विकल्प सही लग रहा है प्रश्न संख्या 18 में? आंसर देख लेते हैं 18वें प्रश्न का। तो बिल्कुल आपके 18वें प्रश्न में दो चीजें क्लियर हो जाती है कि ये जो कथन कहा गया था, ये कथन किसके द्वारा कहा गया था? सुंदरलाल के द्वारा। और किसके संदर्भ में कहा गया था? अर्जुन लाल सेठी के संदर्भ में। अर्जुन लाल सेठी ने कहा था ना कि अगर अर्जुन लाल सेठी सरकारी नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा? कहा था ना, अर्जुन लाल सेठी का ही कथन था वो। और ये जो कथन है ये सुंदरलाल ने किसके संबंध में कहे? अर्जुन लाल सेठी के संबंध में। तो आपके 18वें प्रश्न में प्रथम विकल्प बिल्कुल सही है मित्रों। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 में क्या है? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की? विजय सिंह पथिक ने, हरिभाई किंकर ने, महादेव देसाई ने और मन्नालाल पटेल ने। इनमें से जिसके द्वारा विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई उनका नाम 19वें प्रश्न में बताना है साथियों। 19वें प्रश्न का सही आंसर देखो, अगर आप सोच रहे हो कि विजय सिंह इसका आंसर होगा, विजय सिंह पथिक, तो आपका आंसर गलत है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है? हरिभाई किंकर है। क्योंकि साथियों हरिभाई किंकर के द्वारा ही विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई थी, जिसमें विजय सिंह पथिक तो पढ़ाने गए थे भेष बदल कर, बताया था ना आपको जब मैंने पढ़ाया था। तो विकल्प नंबर 2 आपके प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर है साथियों। अब टोटल आज जो प्रश्न है वो 20 ही सम्मिलित किए हैं। देखिए अंतिम और 20वां प्रश्न देखेंगे। लास्ट में कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से कमेंट करके जाइएगा साथियों। और स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिएगा। प्ले स्टोर से भी सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में भी मैंने लिंक दे दिया है। जाटों का प्लेटो व अफलातून के नाम से किसे जाना जाता है? बदन सिंह, चूड़ामन जाट, सूरजमल और जवाहर सिंह। तो प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर कौन सा रहेगा? जाटों का प्लेटो व अफलातून के नाम से जिस शासक को जाना जाता था उस शासक का नाम बताना है प्रश्न 20 में। प्रश्न 20 का सही उत्तर देख लेते हैं। 20वें प्रश्न का सही आंसर है साथियों विकल्प नंबर 3। महाराजा सूरजमल को जाटों का प्लेटो और अफलातून के नाम से भी जाना जाता था। अगर हम बात करें महाराजा सूरजमल की तो बिल्कुल सूरजमल के बचपन का नाम सुजान सिंह था। और 1733 ईस्वी में लोहागढ़ किला कहां पर है? भरतपुर में। बिल्कुल उसका निर्माण भी इन्होंने ही करवाया था साथियों। साथ ही डीग के जल महलों का निर्माण भी किसके द्वारा करवाया गया था? सूरजमल के द्वारा ही करवाया गया था। तो आपके प्रश्न संख्या 20 का कौन सा विकल्प सही रहेगा? विकल्प नंबर 3। कंप्लीट होता है आपके राजस्थान के इतिहास का गोल्डन पेपर नंबर 7। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा
और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।